1939 में धनीराम मित्तल की पैदाइश हरियाणा में होती है और हरियाणा के भिवानी इलाके में। करीब 24-25 साल तक धनीराम मित्तल की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। रोहतक के कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई लिखाई में अच्छा, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद 1964 में जब इसकी उम्र करीब 25 साल थी, नौकरी के लिए इधर उधर भटका, कई जगह इंटरव्यू दिया, टेस्ट दिया, नौकरी मिली नहीं। तो इसे लगा कि बाकी लोगों को भी देखा, अपने दोस्तों को, और बाकी भिवानी जैसी जगह पे, तो उसे लगा कि बड़ा मुश्किल होता है सरकारी नौकरी और बाकी नौकरी को पाने में सही रास्ते पर चलकर। ये उसके दिमाग में बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि नौकरी तो करनी है, लेकिन चलो इसके लिए रास्ता दूसरा अपनाते हैं। तो सबसे पहले इसने काम ये किया कि ये जो अथॉरिटी होती है ड्राइविंग लाइसेंस और इसकी, तो ये आरटीओ के दफ्तर पहुंचा और आरटीओ के दफ्तर के चक्कर काटने लगा और देखा कि यहाँ पे काम क्या क्या होता है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद इसको तजुर्बा हो गया कि यहाँ कैसे लाइसेंस, और ये बात हो रही है 1964 की। उस जमाने में ये कंप्यूटराइज और ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, सारा काम कागज़ पे होता था और तब शायद विजिलेंस और ये इतनी सारी चीज़ें भी नहीं थी, टेररिज्म और ये सब का थ्रेट भी नहीं था, तो चीज़ें आसानी से बनती थी। पर उस वक्त भी लोग फिर दूसरे रास्ते को अपनाते थे, जल्दी काम कराने के लिए पैसे देते थे। तो उसने देखा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी में लोग आते हैं, उनको दौड़ाया जाता है, लेकिन कुछ दलाल हैं जो पैसे लेते हैं, बना देते हैं। कई के पेपर पूरे नहीं होते, वो पेपर बनाने जाता है तो दलाल वो भी बना देते हैं। यहाँ उसने पहली चीज़ सीखी कि फर्जी पेपर, फर्जी दस्तावेज तैयार हो सकता है। इसके बाद इसने रोहतक के आरटीओ में फर्जीवाड़े का काम शुरू किया, नकली पेपर बनाने का काम और उस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस लोगों का बनाने का काम। इससे इसने पैसे कमाने शुरू किए, लेकिन इसकी मंजिल ये थी नहीं। जब ये फेक पेपर ये सारे बनाने लगा, नकली दस्तखत भी कराने लगा, तो धीरे धीरे उसे लगा कि इन कागजों का इस्तेमाल कहीं और बड़े लेवल पे भी किया जा सकता है। फिर इसने फेक डिग्री, अच्छे नंबर और ट्रेनिंग के वो सारे जो पेपर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के सरकारी, उसने उनके फर्जी पेपर बनाने शुरू किए और इसको पहली कामयाबी बड़ी मिली 1968 में। ये सारा रोहतक के आरटीओ में काम करने के बाद इसने फर्जी दस्तावेज के जरिए 1964 में भारतीय रेलवे में नौकरी ले ली और बाकायदा स्टेशन मास्टर बन गया। 1968 से 74 तक 6 साल इसने स्टेशन मास्टर का जॉब किया और सारे नकली दस्तावेज के आधार पर। लेकिन फिर इसका मन नहीं लगा, बोर हो गया ये। इसने कहा कि 6 साल हो गया है, अब इसको छोड़ा जाए। फिर वहां से निकला। उसके बाद इसे लगा कि नहीं, अब कुछ और भी चीज करनी चाहिए। फिर इसने गाड़ियां चुराने का काम शुरू किया। उस वक्त गाड़ियां बड़ी महंगी और गाड़ी चोरी को लेकर इतना सरदर्द नहीं था, बट गाड़ी चुराने के दौरान में कई बार ये पकड़ा गया और गाड़ी बेचने में भी दुश्वारी होती थी, लोग पेपर मांगते थे। तो इसने कहा कि अब इसके लिए भी कुछ और चीज करनी चाहिए। फिर ये गिरफ्तार होता रहा, बाहर आता रहा। फिर इसने कहा कि नहीं, और बाहर आने के बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर, वकील के फीस, तो उसे लगा वकील लोग भी बड़ा बेवकूफ बना रहे इसको। तो इसने कहा ऐसा क्या किया जाए कि वकीलों से भी चक्कर छूटे। तो इसने कहा वकील भी बनते हैं। फिर ये बाकायदा राजस्थान गया और राजस्थान से इसने LLB की डिग्री ली, पढ़ाई की। LLB के बाद फिर इसने अपनी चोरी का काम रखा। ये सारी चीजें सेकेंडरी सिर्फ वो कर रहा है। LLB की पढ़ाई के बाद फिर इसे लगा कि नहीं, कुछ और भी करना चाहिए। फिर इसने बाकायदा हैंड राइटिंग का कोर्स किया कि कैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बनते हैं, कैसे क्या चीज पता चलता है, असली और नकली में फर्क क्या होता है। ये समझने और जानने के लिए इसने हैंड राइटिंग की पढ़ाई की। हैंड राइटिंग की पढ़ाई करने के बाद भी ये रुका नहीं। इसके बाद फिर इसने कहा कि कुछ और चीजें भी करते रहनी चाहिए। फिर इसने ग्राफोलॉजी की पढ़ाई की। ग्राफोलॉजी आपकी हैंड राइटिंग के जरिए लोगों को पहचानने की एक वो होती है, कौन कैसा क्या है। तो इसने LLB, ग्राफोलॉजी, हैंड राइटिंग का कोर्स सब कुछ किया, लेकिन असली चीज नहीं छोड़ी और वो चोरी की। और ये लगातार चोरियां करता रहा। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन शहरों में, इन राज्यों के अलग अलग जगहों पे चोरियां करता, पकड़ा जाता, चोरी करता, पकड़ा जाता, बार बार कोर्ट में लाया जाता।
कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि एक बार दिल्ली में कोर्ट में इसको ले जाया गया, और उस कोर्ट में उससे पहले कई साल तक वो हर बार पकड़ के लाया जाता, और जज साहब भी उसी कोर्ट में जमा थे कई सालों से। तो जब उन्होंने देखा धनीराम मित्तल को पुलिस लेकर आई है और कोर्ट के अंदर पेश किया गया, तो जज उसको देखते ही थोड़े से ऊब गए और फिर कहते कि तुम फिर चले आओ। उसका कहते कि तुम बाहर निकलो मेरी कोर्ट से, अब बाहर जाओ। धनीराम उठा, 2 पुलिस वाले साथ में थे, दोनों भी उठ गए उसको देख के। जज साहब ने सामने बोला था, बाहर गया, उसने चाय मंगाई, दोनों के साथ चाय पी, बोला। फिर कहता है यार कमाल है, देखो जज साहब भी मुझसे गुस्से में, और बिना सुनवाई के उन्होंने कह दिया जाओ। पुलिस वाले ने भी कहा क्या करे, तब तक पुलिस वाले चाय पीते रहे, इसने कहा मैं आ रहा हूँ। उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद गायब। पुलिस वाले अंदर आए कि शायद ये कोर्ट रूम में आ गया। अब इतने में धनीराम मित्तल का नाम पुकारा गया, उसकी बारी आई, पुलिस वाले के हाथ पैर फूल गए, धनीराम मित्तल गायब। तो इस दौरान में पता चला, जब जज साहब ने पूछा कि भैया वो कहाँ है, तो उसने कहा मुझे तो बाहर जाके, उसने यही कहा कि जज साहब ने खुद कहा कि तुम जाओ यहाँ से। तो अब ये बताओ, तुम जज साहब ने जब कहा है तो फिर मैं कैसे अंदर जाऊंगा, उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया। और पुलिस वाले को भी कुछ समझ में नहीं आया। तो अब जज साहब भी हंसे कि किस चीज को कहाँ ले जाया गया, लेकिन मुजरिम हाथ से भाग चुका था। खैर पुलिस को भी उम्मीद थी कि ज्यादा दिन भागेगा नहीं, वो फिर पकड़ा गया, फिर आया, फिर जेल गया, फिर बाहर आया। और उसने इस दौरान में LLB की पढ़ाई कर ली थी, कानूनी सारी चीजें समझता था। फिर कोई वकील कुछ कहता तो वो उसको उल्टा ही कानून सिखाता, अपना केस खुद तैयार करता, कौन कौन सी कड़ियां कमजोर है, कौन से सबूत नहीं है, कौन सी क्या चीजें हैं, उसकी स्टडी करता। बाकायदा कोर्ट में अदालत से कहता कि मुझे ये पुलिस के जो भी चार्जशीट और बाकी चीजें हैं उसको मुहैया कराई जाए, तो उसका राइट था, अदालत भी देती। और वो फिर जो पुलिस उसे पकड़ती, उसी पुलिस वालों के वो कोर्ट में कपड़े भी फाड़ देता दलील से अपने। इस दौरान में उसकी चोरियां चलती रही और वो करीब 1000 से ज्यादा उसने गाड़ियां चुराई। और गाड़ी चुराने का उसका तरीका बड़ा आसान था, और कभी भी उसने रात को चोरी नहीं की, कभी किसी को मारा नहीं, कभी किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा अपने पूरे क्राइम के इस करियर में। सिर्फ और सिर्फ ये था, गाड़ियां चुराता था, उसको बेचता था और फिर उन पैसों से वो अपना ऐश करता था। तो गाड़ियां चुराने के बाद बेचने की उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो इसीलिए उसने हैंडराइटिंग और इसके ग्राफोलॉजी का कोर्स भी किया। और फिर फेक पेपर गाड़ियों के खुद तैयार करता, खुद गाड़ी चुराता, उन गाड़ी के दूसरे कागजात बनाता और फिर दूसरी पार्टी को बेच देता। ऐसा चलता रहा। सारी चोरियां ये दिन में करता, और लोगों की नजरों के सामने गाड़ी लगती, वो जाता आराम से और सारी मास्टर की से वो गाड़ी खोलता, महारत थी उसको उसमें। और उसके बाद गाड़ी को लेकर फिर वहां से निकल जाता, फिर उसकी गाड़ी की कागज तैयार करता और बेच देता। कई बार ऐसा हुआ ये एक गाड़ी में बैठकर गाड़ी चोरी करने के लिए गया, और गाड़ी को लगा ये जिस गाड़ी को चुराई इसने, उस गाड़ी को पहले उठाया, अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी, उसको ले जाकर उसने एक जगह पे डंप किया, रखा कहीं दूसरी जगह लगाई, ले जाकर वापस आया उसी जगह, फिर अपनी उस गाड़ी को भी उठाया जो पहले उसने कहीं और से चुराई, फिर उसको भी वहां ले गया, फिर उनमें से एक एक करके गाड़ियां बेचनी शुरू कर दी। ये सारी चीजें चलती रही। उम्र के साथ साथ धीरे धीरे ये हुआ कि 64 से उसने शुरू किया था, 2000, 2005, 10 आ गया, लेकिन उसने और वो बुजुर्ग होता गया, बूढ़ा होता गया। उसने अपने बुढ़ापे का भी अपने जुर्म की दुनिया में बड़ा फायदा उठाया। पहले गाड़ी चोरी करते हुए कई बार रंगे हाथ पकड़ा भी गया, पुलिस वाले आए, फिर चला गया। लेकिन जब इसकी उम्र थोड़ी 65-70 के पार कर गई, क्योंकि 77 साल में आखिरी बार पकड़ाया था 2016 में, तो किसी गाड़ी को खोल रहा और कोई आ गया और अचानक, तो फिर ये इस उम्र का हवाला देकर और अपने आप को उस तरीके से पेश करता था और कहता था कि बेटा उम्र हो गई है, पता नहीं चला कि ये मेरी गाड़ी है तुम्हारी है, तो अपनी गाड़ी छोड़ के तुम्हारी गाड़ी में मैंने चाबी लगा दी। तो लोग उल्टा कहते थे अंकल कोई नहीं होता है आप जाइए। तो ऐसा करके वो कम से कम दर्जनों बार बचा और निकलता गया। लेकिन फिर उम्र के साथ साथ इसके गैंग भी कम होते गए। उसके बाद इसे लगा कि आप क्या करें, लेकिन ये तब भी माना नहीं, और 2016 में दिल्ली में एक साथ 3 जगह से गाड़ी चुराने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया और फिर इसको जेल भेजा गया। ये सारी चीजें तो चलती रही, सारी चीजें होती रही, लेकिन इस धनीराम मित्तल को सबसे अलग हिंदुस्तान का चोर, सबसे शातिर और ज़हीन दिमाग क्यों माना गया, उसकी एक कहानी है जो 80s की है।
जब इसने सारी पढ़ाई कर ली एलएलबी की, फर्जी दस्तावेज और ये कागजात बनाने का, तो इसने एक ऐसा काम किया जो चोरी के इतिहास में या किसी चोर ने आज तक हिंदुस्तान में कम से कम नहीं किया। या मुझे लगता है कि शायद दुनिया में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। वो मिसाल ये थी कि ये हरियाणा में था और इसने एक दिन अखबार में पढ़ा कि जो झज्जर के एडिशनल सिविल जज हैं उनके खिलाफ कुछ विभागीय जांच चल रही है, कुछ करप्शन का मामला था, उसको लेके इंक्वायरी बैठा दी गई थी। और ये इंक्वायरी बैठाई थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी और ये एक अखबार में खबर छपी। इसने ये खबर पढ़ी, धनीराम मित्तल ने। खबर पढ़ने के बाद इसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम पर एक लेटर तैयार किया और उस लेटर में इस एडिशनल सिविल जज का नाम लिखा और उसके बाद वो लेटर को बाकायदा इसने कोरियर किया स्टैम्प के साथ उस जज के उस अदालत के पते पर बाकायदा वहां रिसीव किया गया वो खत। और उसमें यह लिखा था कि चूंकि आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है करप्शन के मामले में, तो जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट ना हो जाए आप 2 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं, आप 2 महीने के लीव पे होंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से ये खत आया, ये एक तरह का सम्मन आया। खत पढ़ते ही जज साहब जाहिर सी बात है वही करेंगे जो कोई भी करेगा कि इंक्वायरी चल रही है और ऊपर से आदेश है, तो वो अगले दिन से छुट्टी पर चले गए। इधर वो छुट्टी पर जाते हैं, इधर एक दूसरा लेटर आता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से कि जब तक ये 2 महीने की छुट्टी पर हैं एडिशनल सिविल जज, उनकी जगह पे एक दूसरे जज जो है वो काम देखेंगे कोर्ट का और वो फलाने तारीख से कोर्ट का काम संभालेंगे। उसके बाद एक नया जज आता है। 40 दिन तक वो जज झज्जर के सिविल कोर्ट में बैठता है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक डेली वो उसकी सुनवाई करता है। इस दौरान में 2470 लोगों को अलग अलग केस में जिनको लाया गया था उनको वो जमानत देता है। कई लोगों की जमानत को खारिज करता है, कई लोगों को जेल भेजता है। और 40 दिन तक जो जज उस कुर्सी पर बैठा हुआ था वो कोई और नहीं था, हिंदुस्तान का ही सबसे ज़हीन चोर मित्तल था। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक चोर, ये धनीराम मित्तल, 40 दिन तक उसने फर्जीवाड़े से फर्जी कागजात बनाकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जैसे रजिस्ट्रार के नाम पर एक जज को छुट्टी पे भेजा 2 महीने के लिए। और 2 महीना पूरा होने से पहले 40 दिन के बाद उसे लगा कुछ इस दौरान में कुछ ऐसे फैसले हुए जिसको लेके थोड़ी बातें होने लगी कि ये कैसा जज है, क्या है, और किसी ने पहचाना नहीं। और धनीराम मित्तल लगातार 40 दिन तक कोर्ट आता, बाकायदा बैठता, अर्दली होते, सारा कोर्ट देख कर धनीराम को खड़ा हो जाता। वो सारे अलग अलग जो मुकदमे हैं जिनकी लिस्टिंग होती है वो सारी बारी बारी से आती, वो सबकी सुनवाई भी करता। चूंकि उसने एलएलबी किया था, उसको कानून की समझ भी थी, तो वो कई, ये भी कहते हैं लोग कि कई उसने फैसले उस वक्त अपने दिमाग से जो दिए वो फैसला मतलब कुछ हद तक सही भी था। शायद उसकी जगह कोई और जज देता तो ये भी देता। लेकिन एक चीज लोगों को परेशान कर रही थी कि इन 40 दिनों में ऐसा क्या हो गया, जज साहब इतने अच्छे कैसे हो गए कि धड़धड़ा के लोगों को बेल दे रहे हैं, जमानत दे रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल थे, बाकी छोटे मोटे मुजरिम थे, उनके प्रति शायद उसको हमदर्दी थी, क्योंकि वो खुद एक मुजरिम था। तो वो जो भी आता बेल ग्रांटेड ही कर देता। तो सिर्फ 40 दिन में 2470 लोगों को उसने जमानत दे दी, वो सब बाहर खुशी खुशी आजाद। 40 दिन के बाद जब ये अचानक कोर्ट से गायब हो गया तो पता चला कि जज साहब आ नहीं रहे। इसके बाद पड़ताल शुरू हुई, तो पता चला कि ऐसा कोई, जब झज्जर कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया तो पता चला कि ऐसा तो कोई आदेश ही नहीं है कि उन जज साहब को छुट्टी पे भेजा गया, दूसरे जज को अपॉइंट किया गया है। तो सारे पेपर निकाले गए तो पता चला कि ये तो सारा फर्जी है। लेकिन जब तक पता चलता तब तक धनीराम मित्तल झज्जर छोड़ चुका था। बाद में जब अरेस्ट हुआ तो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि ये अखबार में पढ़ के मेरे पास आइडिया आया था, और फिर उसने ये भी बताया कि जहां जहां मुझे लगा जिसको जमानत मिलनी चाहिए मैंने दे दी। उसने कहा मैंने किसी कातिल, किसी रेपिस्ट, इन लोगों को जमानत नहीं दी, लेकिन जिनको ये है कि हाँ हो सकता था 6 महीने बाद मिलती जमानत, इतनी जल्दी नहीं मिलती, बट मैंने उनको जल्दी दे दी। तो ये इकलौता ऐसा चोर था हिंदुस्तान का जो
जज की कुर्सी तक बैठा, 40 दिन तक उसने फैसले सुनाए, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो फिर उन 40 दिनों के जितने फैसले थे उन सबको पलटा गया और कहा गया कि यह कानून के खिलाफ है, क्योंकि उस कुर्सी पे बैठ के जिसने फैसला सुनाया था कानूनन वो कानून का मुहाफिज या जज था ही नहीं। तो जब वो था ही नहीं और फर्जीवाड़े से पैदा हुआ तो उसके हर फैसले जो है वो गलत और गैर कानूनी है। तो उसके बाद फिर उन सारे फैसलों को पलटा गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो खुशी खुशी जमानत पे 2470 लोग बाहर आए थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर वापस जमानत कैंसिल की गई, बताया गया कि ये हो चुका है, और फिर वो सब वापस जेल में भेजे गए। इस एक एपिसोड 40 दिन के जज बनने के बाद धनी राम मित्तल की जब कहानी आई मीडिया में, उसके बाद जुर्म की दुनिया के जो छोटे मोटे जितने जालसाज चोर थे ये सब श्रद्धा से भर गए धनी राम मित्तल को लेकर। जिस जेल में धनी राम मित्तल जाता तो वहां यही जिक्र होता कि यार यही है वो धनी राम मित्तल, देखो जो जज बना था 40 दिन के लिए। तो वो भी चौड़ा होकर घूमता जेल के अंदर। कई ऐसी कहानियां हैं कि जो छोटे मोटे चोर उचक्के जालसाज थे उनमें पता चलता था कि इस वक्त धनी राम मित्तल फलाने जेल में है, तो कोई ना कोई जानबूझ के ऐसी वारदात करते और खुद पकड़े जाते कि पुलिस मुझे पकड़े और जेल भेजे, सिर्फ इसलिए कि धनी राम मित्तल की शागिर्दी में कुछ दिन जेल के अंदर रहे और कुछ सीख सकें। तो ऐसे बहुत सारे किस्से आए कि जब छोटे मोटे चोर उचक्के ये सारे जेल में जाते थे सिर्फ धनी राम मित्तल से मिलने के लिए, उससे गुरु ज्ञान लेने के लिए। तो ये थी कहानी धनी राम मित्तल की। लेकिन अब 80 साल उम्र ज्यादा हो गया, अब वो भाग दौड़ भी नहीं कर सकता, शायद पुलिस भी इतना भगा नहीं सकती अब, और उसे भी लगा बहुत हो गया, थक गया है। करीब 94 टाइम्स 94 बार धनी राम मित्तल को गिरफ्तार किया गया था, और इतनी बार गिरफ्तारी का अपने देश में शायद कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं है कि किसी एक मुजरिम को इतनी बार गिरफ्तार किया गया हो, मतलब 6 कम सेंचुरी। तो इतनी दफा गिरफ्तार हुआ तो आप सोचिए कि जितनी दफा गिरफ्तार हुआ उतनी दफा जेल क्या होगा। और एक बार गिरफ्तारी के बाद जेल जाने में अगर आप 3 महीने हैं तो कितनी बार कोर्ट में आपको जाना पड़ता होगा, कितनी पेशी होती होगी। इसीलिए हर जज जो है धनी राम मित्तल का चेहरा जैसे ही वो कोर्ट रूम के अंदर आता था जज साहब भी मुस्कुरा देते थे और पहचानते थे। तो ये थी हिंदुस्तान के जो कहते हैं कि चाल शोभराज या फिर दूसरा अपने जो इससे पहले एक और नाम बताया था, उन सब से कहीं ज्यादा ज़हीन दिमाग अगर पुलिस से आप बात करें तो मानते हैं कि इस आदमी के पास ज़हीन और ज़हानत और इसलिए थी कि पहला चोर था जिसने अपनी चोरी की कला को निखारने के लिए सिर्फ चोरी नहीं किया, नए तरीके नहीं सीखे, इसने पढ़ाई की, इसने LLB की डिग्री ली, इसने हैंडराइटिंग का एक्सपर्ट बना। तो ये एक दूसरा पहलू था। तो ऐसे चोर बड़े कम होते हैं, ऐसे किस्से बड़े कम होते हैं। ये थी पूरी कहानी